जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जीके 35 में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी वनडे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इसमें से 1 या 2% आपका जरूर आएगा। इसमें हम लेकर आए हैं पार्ट 1। अगर पार्ट 1 को मिलता है आपका बहुत सारा प्यार तो हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे पार्ट 2। और इसमें जो क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। टोटल अपना जो भारत है उसमें 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। कौन सी नदी? एक तो होती है आपकी हिमालयी नदियां, दूसरी होती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो कुल टोटल नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमालय नदियां किसे कहते हैं। आप पता होना चाहिए कि 2 नदियां, एक हिमालय नदी, एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां किसे कहते हैं? हिमालय नदियां कहते हैं जो सदा-नीरा होती है, अर्थात जिनमें वर्ष भर जल होता है और इनका स्रोत ग्लेशियर से जुड़ा होता है। ग्लेशियर, बड़े-बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के पहाड़, उनसे इनका स्रोत होता है, अर्थात उन्हीं से ये निकलती है, जिस वजह से इनको हिमालयी नदियां कहते हैं। और इनमें जल होने का कारण भी यही है क्योंकि ग्लेशियर से जुड़ी है। तो गर्मियों में ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो पानी भी निकलता है, तो इसी से इनका निर्माण होता है। सदा निरोधी में वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है। जैसे हिमालय नदियां कौन सी है? जैसे आपकी गंगा नदी, यमुना नदी हो गई, आपकी सिंधु नदी हो गई, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां सदा नीरा होती हैं। इनमें वर्ष भर जल रहता है, कभी सूखती नहीं। आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं। हमने देखा कि हिमालय नदियां कौन सी होती है। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां आपकी बरसाती नदियां होती हैं। कैसी नदियां? बरसाती नदियां। बरसाती नदियां, इनमें वर्ष में केवल एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जल में वृद्धि होती है, अर्थात ये बरसाती नदियां है, जब मानसून आएगा तब जाके इनमें पानी भरता है, उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपके केरल से प्रवेश करता है भारत में और उसके समय ही इसमें जल की वृद्धि होती है प्रायद्वीपीय नदियों में, वरना ये सूखी ही रहती है ज्यादातर, इसलिए इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें यह है कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं तो पता चल गया आपको। फिर देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां है कौन कौन सी। जो बरसाती नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी नहीं रहता, वे कौन सी नदियां हैं? तो वे आपकी इसमें कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा आदि नदियां हैं। कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा ये नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदियां हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कावेरी नदी में जल में 2 बार वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो केवल एक बार वृद्धि होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, लेकिन जो आपकी कावेरी नदी है उसमें जो है 2 बार वृद्धि होती है। एक तो लौटते हुए मानसून के कारण, एक दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है कि जब मानसून जाएगा और जब आएगा, दोनों आने और जाने दोनों में वृद्धि होती है कावेरी नदी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या बनाती हैं। अब हम बताते हैं। जितनी भी आपकी हिमालय नदियां होती हैं वो तो आपके डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन कौन से डेल्टा? बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बड़े डेल्टा का निर्माण करती है आपकी कौन सी नदियां? हिमालय नदियां। और जो प्रायद्वीपीय आपकी नदियां हैं ये एस्चुअरी बनाती है या ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुअरी, ज्वार नदमुख ऐसा होता है आपका, जैसे हम बताएं, देखो ऐसे पानी चलेगा, फिर ये गड्ढा सा बनेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से होता है आपका। ठीक है। ये और यहाँ पर ये पानी इस तरह से भर जाता है, ये आपका ज्वार नदमुख होता है और यही बनाती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, या फिर छोटे डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक है। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि जो आपकी हिमालय नदियां है वो आपकी बड़े डेल्टा बनाती हैं और एस्चुरिया, ज्वार नदमुख या छोटे डेल्टा बनाती है वो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्चुरिया, ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। देखो हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियां 2 चीजों का निर्माण करती है, एस्चुरिया, ज्वार नदमुख दोनों एक ही हैं और छोटे डेल्टा
का निर्माण करती है। तो जो एस्चुरी बनाती है उसको बोलते हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी। ये अरब सागर में गिरती है आपकी। भाई प्रायद्वीपीय नदियां जो है एस्चुरी और ज्वार नदमुख बनाती है या फिर छोटे डेल्टा बनाते हैं। तो एस्चुरी ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है और छोटे डेल्टा कौन सी बनाती है वो भी देख रहे हैं ना। तो इसमें एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाने वाली नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और ज्वारी है जो आपकी अरब सागर में गिरती है। और जो छोटे डेल्टा बनाती है वे नदियां है आपकी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती या ज्वार नदमुख नहीं बनाती। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और ज्वारी ये बनाती है, बाकी नहीं बनाती। छोटे डेल्टा कौन सी बनाती है ये भी पता चल जाएगा। तो आशा यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो। और दोस्तों एक बात और है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपकी क्या राय है इसमें। वीडियो लाइक हो, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो आगे देखते हैं। हमें आपका क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो ये आपकी जो नदियां हैं इसमें हम देख रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र है सबसे पहले आपका ये। तो इसमें हम सिंधु नदी तंत्र में देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है। सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। तो हम आपको बता देते हैं हमारे 3 तंत्र होते हैं। एक तो होता है सिंधु नदी का तंत्र, फिर आएगा आपका गंगा नदी तंत्र, फिर आएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अभी हम सिंधु नदी तंत्र देख रहे हैं, उसके बाद गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका कि सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है आपकी, तो ये आपके 2880 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपका 2900 भी दे दिया जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, आराम से इस पर निशान लगा सकते हैं आप 2900 किलोमीटर। ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 या फिर 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है, देखो एक तो होता है आपका उद्गम स्थल और एक होता है आपका मुहाना। उद्गम स्थल जो होता है उसे कहते हैं जहां से कोई भी नदी निकलती है। उद्गम यानी जहां से उत्पन्न होती है, जहां से नदी शुरुआत में निकलती है उसको उद्गम। और जहां पर जाकर वो किसी सागर में गिरती है तो उसे बोलते हैं उसका मुहाना। समझ गए होंगे आप। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अर्थात उसका मुहाना अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट कि सिंधु नदी के किनारे बसे नगर बताओ। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा नगर किस किनारे बसा हुआ है। तो सिंधु नदी किनारे बसा कौन से है आपके, कराची और लेह जो है आपका, ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। कराची आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये लेह आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियां। अब हमारी ये सिंधु नदियां इस तरह से चल के आती हैं, ये ऐसे। तो इसका एक दाहिना तट होता है ये, और ये होता है इसके बायां तट। तो दाहिने और बाएं तट से इसके जो नदियां मिलती हैं, तो दाहिने तट से काबुल और स्वात मिलती है आपकी नदियां। ठीक है, काबुल तथा स्वात। और इसके बाएं तट से मिलती है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी मिलती है इसके बाएं तट से। ठीक है। इतना समझ में आएगा आपका। देखो ये क्वेश्चन है भी कि सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। और ये सब इसकी क्या है, ये इसकी सहायक नदियां होती हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो किसी बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती है, उसको कहते हैं सहायक नदी। ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि सहायक नदी बोलते हैं जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है तो उसको सहायक नदी बोलते हैं। तो काबुल, स्वात और ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास ये क्या है, ये सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। तो हम आपको बता दें कि सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उससे होकर बहती है। ठीक है। एकमात्र केवल सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है, केंद्र शासित प्रदेश से आपकी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो हुआ सिंधु जल समझौता, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमने इसमें सभी क्वेश्चन कवर किए हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ। तो ये 1960 में हुआ था और इस समझौते के तहत हम सिंधु नदी के केवल 20% जल का प्रयोग कर सकते हैं। कितने? 20% जल का प्रयोग हम कर सकते हैं इसके केवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब नदी जो इसके कौन से तट से मिलती है? इसके बाएं तट से मिलती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी को प्राचीन में नाम इसका था अस्कनी। अस्कनी जो था इसका प्राचीन नाम था चिनाब नदी का आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सतलज या सतुद्री नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो सतलज नदी है, सतुद्री हमने इसलिए लिखा कि जो सतुद्री है इसका प्राचीन नाम है सतलज का सतुद्री। उद्गम स्थल आप जानते हैं कि कहाँ से निकलती है। तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर के पास राखीस्थाल झील से निकलती है। तिब्बत में जो मानसरोवर के पास में राखीस्थाल झील से निकलती है आपकी सतलज नदी। कि सतलज नदी किनारे बसे नगर, ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, साथ साथ करोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इसमें हमने बताया है कि सतलज नदी किनारे बसे नगर आपका फिरोजपुर और लुधियाना जो है, ये दोनों पंजाब के ही हैं। फिरोजपुर और लुधियाना दोनों सतलज नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतलज नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं। जब हम एक नदी को लेंगे तो उससे संबंधित 3 क्वेश्चन होते हैं कि उसका उद्गम कहाँ है, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, फिर उस पर कोई बांध बना है तो वो, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन तीनों को ही हम करते हैं प्रत्येक नदी में कवर। तो सतलज नदी पर आपके कौन कौन से बांध बने हैं। भांगड़ा नांगल बांध जो है आपका वो सतलज नदी पर बना है। ठीक है, और एक बांध और बना है नाथपा झाकरी बांध, वो भी आपका सतलज नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झेलम या वितस्ता जो है आपका, इसको झेलम भी बोलते हैं वितस्ता भी बोलते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। इसका उद्गम होता है कश्मीर की शेषनाग झील से। कश्मीर की शेषनाग झील से। और अब हम आपको एक बात बता दें, जितने भी नाग शब्द आता है वो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित होता है। इस बात को विशेष रूप से याद रखना। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल आपका कश्मीर है, आपका केंद्र शासित प्रदेश वहां की शेषनाग झील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झेलम नदी किनारे बसे नगर कौन सा है। झेलम का उद्गम शेषनाग झील से है, लेकिन झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा आपका श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है आपका, झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झेलम नदी पर बनी परियोजना का नाम बताइए। कौन सी परियोजना है झेलम नदी पर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी उरी तुलबुल परियोजना, उरी तथा तुलबुल 2 परियोजना है आपकी झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिनाब, चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, अस्कनी, और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये हमने बताया भी था। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल होता है हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से। अब बड़ा लाचा दर्रा हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जैसे मैंने दर्रे होते हैं। हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि बड़ा शीरो, हमने एक ट्रिक बताई थी कि बड़ा शीरो, बड़ा शीरो, बड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, एक ही ट्रिक भी बताई थी, इसको याद रख सकते हैं बड़ा शीरो से कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा से बढ़ती है। और ये जो आपकी चिनाब नदी है ये चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए कि चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनी है। तो कौन सी नदी है आपकी, चिनाब नदी है आपकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रावी का प्राचीन नाम क्या था, प्रूसुणी। और 10 राग युद्ध जो है इस हिस्ट्री में आपको देख लेना कि 10 राग युद्ध, 10 जनों का युद्ध प्रूसुणी और रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था, सुदास और 10 जनों के बीच में। ठीक है, तो रावी और प्रूसुणी इसका प्राचीन नाम था। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो रावी नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के
रोहतांग दर्रे से। देखो आप जान सकते हैं बड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा हमने बताया था, इस बड़ा शिरो, तो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी किनारे बसे नगर, कि रावी नदी के कौन कौन से नगर बसे हैं इसके किनारे। तो आपका लाहौर है और हड़प्पा, दोनों आपके रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा तो आप, लाहौर तो आप जानते ही हैं, और हड़प्पा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा है। तो दोनों के दोनों आपके कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसमें बांध कौन कौन से बने हैं। हमने पहले भी बताया था कि हम नदी को 3 तरीके से देखेंगे कि उसका उद्गम कहाँ से है, उसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं, और तीसरा पॉइंट देखेंगे उस पर कौन सा बांध बना है या फिर कौन सी परियोजना है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस पर कौन से बांध बने हैं। तो चमेरा व थीन बांध जो है आपके, वो रावी नदी पर बने हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही इसका एहसास हो जाएगा। जब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाओगे नदी से संबंधित तो समझ जाओगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चमेरा व थीन बांध आपके रावी नदी पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यास। व्यास को हम विपाशा भी कहते हैं, प्राचीन काल में इसे विपाशा के नाम से जाना जाता था। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से है, अर्थात व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी याद होंगे, बड़ा शीरो, बड़ा लाचा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो आपकी रावी और व्यास दोनों की दोनों नदियां जो है आपकी, ये आपकी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक, अब देखते हैं कि व्यास नदी किनारे बसे नगर, कि व्यास नदी के किनारे कौन से नगर बसे हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी नगर है वो आपका कहाँ बचा हुआ है? व्यास नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है? जहां पर सतलज और व्यास नदी जो आपके आकर के एक जगह मिल जाती है, वहीं पर आपका बना है आपका हरिके बांध, जिसको हरिके बैराज भी बोलते हैं। और इंदिरा गांधी नहर जो है आपकी, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसी नहर है जो राजस्थान में जल जाता है जिससे, वो इंदिरा गांधी नहर जो 649 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो आपकी हरिके बांध से ही निकलती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भी होगा कि इंदिरा गांधी नहर जो 649 किलोमीटर की लंबाई है जिसकी कहाँ से निकलती है, वो आपके हरिके बांध या हरिके बैराज से ही निकलती है। और हरिके बैराज जो है आपका सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में जाती है और वहां का जल की आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से देखना। दोस्तों आगे हम देखते हैं, हमने सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारा आता है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हम देखते हैं 3 तंत्र बताए थे आपको, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये हिमालय के हैं। उसके बाद आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आ जाती हैं। ठीक है, ये हिमालय नदियों में 3 तंत्र है आपके। गंगा नदी तंत्र होता है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद आपकी प्रायद्वीपीय नदियां आ जाती हैं। हमने बताया था ना कि नदियां 2 हों, एक आपकी प्रायद्वीपीय और एक हिमालय नदियां। तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र में, गंगा से ही स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। उद्गम स्थल को आप जान सकते हो कि जहां से जो नदी निकलती है उसको उसका उद्गम स्थल बोलते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है आपका गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर। आप सब आसानी से समझ जाते होंगे, जानते भी होंगे। और ये गंगोत्री आपका उत्तराखंड में है। 4 धाम जो है, जैसे आपके गंगोत्री, यमुनोत्री होते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब क्या है आपके 4 धाम यात्रा बोलते हैं ना जो। तो ये गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और गंगा नदी की कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियां मिलती हैं गंगा की, तो कौन सा प्रयाग बनता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे धौली गंगा और अलकनंदा, जब धौली गंगा के साथ में जब अलकनंदा मिलेगी तो आपका बनेगा विष्णु प्रयाग। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि धौला विष्णु, विष्णु भगवान, धौला यानी चमक होती है विष्णु भगवान में। अलकनंदा तो कंपलसरी रहेगी, आपको बस केवल ये वाला याद रखना है। धौला विष्णु भगवान में चमक होती है, अर्थात विष्णु प्रयाग, धौली गंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि आपका पिंडारा तथा अलकनंदा से कौन सा प्रयाग बनता है। देखो अलकनंदा कॉमन है, हमें पहली वाली नदी को याद करना है।
तो पिंडारा जो नदी है ये कर्ण प्रयाग बनाती है आपकी, पिंडारा और अलकनंदा। तो कैसे याद रखोगे? कर्ण बहुत दानी था, कर्ण बहुत दानी था और वो क्या करवाता रहता था? भंडारा कराता रहता था। तो पिंडारा और भंडारा आप आसानी से याद कर सकते हैं, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा सब में सेम रहेगी, इसलिए इसमें कोई याद करने की दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी मंदाकिनी तथा अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आपका रुद्रप्रयाग। अब मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग में आप क्या रखता है कि मंदा चलता है कौन? रुद्र। रुद्र जो है आपका मंदा हो गया, अब सस्ता हो गया, रुद्राक्ष कहते हैं ना जिसको, रुद्राक्ष अब सस्ता हो गया, रुद्राक्ष अब सस्ता या मंदा हो गया। तो मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है आपका। भागीरथी एक भगवान था, एक देव था, ये कह सकते हैं आप, और अलकनंदा के साथ मिले तो देवप्रयाग बना आपका। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भागीरथी तथा भिलांगना के संगम पर कौन सा बांध बना है? तो जहां भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती है वहां पर आपका बना है टिहरी बांध है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध कहाँ बना है या फिर किन नदियों के संगम पर बना है? तो भगीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बताया था कि उस नदी को कहते हैं जो किसी बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो सहायक नदी आपकी कौन सी है सबसे बड़ी गंगा की? यमुना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब थी और गंगा की कौन सी है? यमुना। और ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। कहां पर? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज बोलते हैं जिसको, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अब गंगा नदी जो है हमारी, उसको बांग्लादेश के ग्वालंदो में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से गिरती है। बांग्लादेश के पास में ग्वालंदो में ये गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा और यमुना जब दोनों मिल जाती है तो इसकी संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस बात को याद रख लेना कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को यमुना कहते हैं और इन दोनों पद्मा अर्थात यमुना की दोनों संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गंगा नदी किनारे बसे नगर कौन से हैं? तो गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर में आप देख सकते हैं आपका हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, ये तो सिंपल हो गया, भागलपुर और वाराणसी। बिहार का भागलपुर भी गंगा नदी किनारे। देखो बिहार का पटना और भागलपुर है, ये बाकी ये उत्तराखंड का हरिद्वार हो गया, ये कानपुर उत्तर प्रदेश का आपका, और ये वाराणसी भी उत्तर प्रदेश, ये सब गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी हमने आपको बताया है किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। रामगंगा, तो गंगा में गंगा तो इसको याद रख सकते हो, गोमती इसको भी याद रखते हैं, घाघरा या सरयू, घाघरा या सरयू नदी को कर्नाली नदी भी कहते हैं, इस बात को याद रख लेना। गंडक, कोसी तथा महानंदा और यमुना ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, महानंदा और यमुना ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से है? देखो आपकी जब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नदी है कि ये उद्गम कहां से होता है। तो आपकी यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यमुना नदी का अंत होता है कि यमुना नदी कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? तो जब ये प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से तो वहां पर जाकर
ये इसका अंत हो जाता है। ठीक है, प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? देखो, गंगा की सहायक नदी है यमुना, अब यमुना की भी सहायक नदी है। यमुना में भी सहायक नदी का मतलब यमुना नदी भी कितनी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी नदी है? जैसे चंबल, बेतवा, केन और सिंध। वो सिंधु था, ये सिंध है, इसलिए याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यमुना नदी किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं आपके? दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज। ये आपके गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे बसे हैं। अब आप कहेंगे कि आपने इलाहाबाद भी बताया था कि ये गंगा नदी किनारे बसा है। तो हमने बताया था ना कि देखो, आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में गंगा नदी से मिलकर मिलती है यमुना नदी। तो सिंपल सी बात है, यमुना नदी भी है वहां पर, तो इलाहाबाद में यमुना नदी किनारे ही बसा हुआ है। हम गंगा और यमुना दोनों के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गंगा की ही सहायक नदियां हैं। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है आपकी? यूपी, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत, उससे निकलती है आपकी गोमती नदी। अब गोमती नदी के किनारे बसे कौन कौन से नगर हैं? तो गोमती नदी के आपके आपका लखनऊ और जौनपुर है आपका, ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो लखनऊ से होंगे वो जानते हैं, और जो जौनपुर से वो भी जानते हैं कि गोमती नदी है वहां। नेक्स्ट, घाघरा या सरयू या करनाली नदी। हमने बताया था ये गंगा की सहायक नदी है, घाघरा या सरयू या करनाली नदी। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नेपाल में मफसतुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये नेपाल में मफसतुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा या करनाली नदी। और घाघरा या सरयू करना, इसके किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? ये आपके अयोध्या और फैजाबाद। अयोध्या और फैजाबाद आपके सरयू नदी बोलते हैं, अब तो पहले इसको सरयू नदी बोलते थे, अब घाघरा और करनाली नदी भी इसके नाम है, इसलिए याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, कि कौन सी नदी 7 जल धाराओं से मिलकर बनी है? अर्थात ये कोसी नदी जो है, इसमें 7 जल धाराएं हैं, 7 नदी से मिलकर बनी है। और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, कमेंट में बताना कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जलधारा जो आपकी है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुण है। इसलिए कोसी नदी को अरुण नदी भी, अरुण के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं अरुण की जगह कोसी भी दे सकता है और कोसी की जगह अरुण भी दे सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थान है। देखो, गंगा की सहायक नदियां यमुना थी, और यमुना की सहायक नदियां थी चंबल, बेतवा, केन और सिंध। और उसमें से ही चंबल नदी का उद्गम पूछा है, कौन सा है? तो ये आपके मध्य प्रदेश के मऊ जिले के निकट जौनपुर की पहाड़ियों से निकलती है। जो आपका मध्य प्रदेश है, जो आपका एमपी है, उसी के निकट मऊ जिला है उसका, उसके जौनपुर की पहाड़ी से निकलती है ये। और चंबल की भी सहायक नदियां हैं। देखो, आप जान सकते हो कि गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना की सहायक नदी आपकी चंबल है, चंबल की भी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास। काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट है नहीं। मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी, कम लिखावट में ज्यादा आपको जानकारी मिले। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे 1000 इसमें क्वेश्चन बना दिए, नहीं। मेरा इस बने कि आपके पास केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन वही आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर बने हैं? चंबल नदी को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये आपके चंबल नदी पर ही बने हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? अब चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, और इसको हमने चंबल को ले लिया, बेतवा को देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के निकट निकलते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है आपका,
एक बात आपको हम बता दें कि विंध्याचल पर्वत जो है आपका भारत को 2 भाग में भी विभाजित करता है। इस बात को याद रख लेना। कौन-सी पर्वत श्रेणी भारत को 2 भागों में बाँटती है? वो आपकी विंध्याचल ही है। ठीक है? और बेतवा नदी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट कि बेतवा नदी पर बांध कौन-कौन से बने हैं? इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट बांध है। जैसे राजघाट बांध और माता टीला बांध जो है आपका, ये आपका बेतवा नदी पर बने हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि दामोदर नदी का उद्गम है, अर्थात दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है आपकी। ठीक है? कहाँ से निकलती है? ये आपके झारखंड के पलामू जिले से निकलती है आपकी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इस नदी को इसलिए लिया क्योंकि इसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। भ्रंश घाटी बोलते हैं जो 2 नदियों के बीच में जो एक धंसा हुआ भाग होता है, उधर से होके 2 पहाड़ों के बीच में एक धंसा हुआ भाग होता है। ये जमीन का धंसा हुआ जो भाग होता है, नीचा भाग, उसे एक भ्रंश घाटी बोलते हैं। और वहां से होकर बहती है आपकी दामोदर नदी। और दामोदर नदी है सबसे प्रदूषित नदी भी, इसे भी कहते हैं सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि दामोदर नदी किनारे बसे नगर कौन से हैं? तो दामोदर नदी किनारे धनबाद और दुर्गापुर, ये दोनों आपके दामोदर नदी किनारे बसे हुए हैं। तो ये थे दोस्तों आपका, इसमें आपका 2 तंत्र हमने खत्म कर दिए हैं, आपका सिंधु नदी तंत्र और आपका गंगा नदी तंत्र, जो दोनों खत्म इसमें हो गए हैं। तो अभी आपका इसमें हिमालयी नदियों में एक तंत्र बचा है, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको अगर आप इस पार्ट को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हम आपको सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब हमारी वीडियो को लोग पसंद करते हैं, उसको कमेंट करते हैं अच्छी-अच्छी, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा भी इससे मिलती है। तो आपका फिर एक बचा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हिमालय नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ लेकर के आएँगे, वो भी आपकी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कराएँगे। तो ये दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।